हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले 2-3 दिन से मैं आपके सामने लाइव प्रोग्राम नहीं कर सका, चूंकि ईद के बाद कुछ पर्सनल मसरूफियात इसकी वजह से। लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने मैं लाइव प्रोग्राम लेकर के आऊंगा, उसी तरह से जिस तरह से मैं हर दिन आपको अपडेट कर रहा था। लेकिन इसके बीच में मैं कुछ जानकार लोगों से फिर भी बातचीत करके आप तक बातें पहुंचा रहा हूं, उसमें खबरें भी और ऑब्जर्वेशन भी सब आप तक पहुंच रही हैं। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल में शिन बेट के जो सरबराह थे उन्हें हटाया गया, इसलिए कि वो कतर गेट को वो कर रहे थे। घूस वाला जो मामला था नेतन्याहू के ऑफिस के और कतर के बीच में, उसको जांच कर रहे थे। उनकी जगह किसी दूसरे को उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, लेकिन वो ऑफिस नहीं जा पा रहे क्योंकि पहले वाला नहीं हटता। उसके अलावा कतर गेट का ही एक असर और ये हुआ कि दो बहुत ही नजदीकी नेतन्याहू के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बहुत ही एक दिलचस्प भी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस जंग के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खिलाफ भी वहां कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है। इसमें बहरहाल सीखने को भी बहुत कुछ है। उसके अलावा ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने पिछले दिनों ईद के मौके पर कहा कि इजराइल इस इलाके में विदेशों की प्रॉक्सी पावर है, इसको यहां से एलिमिनेट होना चाहिए, इसे खत्म होना चाहिए। आखिर क्या कुछ है जो ट्रंप और नेतन्याहू, दिल तो बहुत चाहता है कि सबको तहस नहस कर दें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आखिर ये पूरा इलाका किस तरफ जा रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप और बताइए कि मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी का चैनल बहाल हो चुका है, अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन। उस पर सबसे ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगी। आप मुसलसल उनकी वीडियोस देखें, वो बहुत ही इनकलाबी तरीके से चीजों को एनालाइज करते हैं। हमारी इस वीडियो के साथ आपको उनका टेलीग्राम चैनल भी और यूट्यूब चैनल भी, उनके लिंक्स आपको हम दे रहे हैं। अब बात शुरू करते हैं। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। क्या कुछ है, कैसे देख रहे हैं आप हालात को? देखिए, अभी जो बिल्कुल ताजा स्थिति वो ये है कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। अभी जो ईद के दिन गुजरे हैं उसमें भी उसने पहले दिन 70 शहीद की ये गाजा के निवासियों को शहीद किया। दूसरे दिन भी इसी तरह की संख्या रही। लेकिन बड़ी कुछ गुप्त चीजें, मतलब रहस्यमय चीजें, क्या उनको कहा जाए, गुप्त या रहस्यमय, या जो अंडर करेंट्स हैं कुछ। अब जैसे देखिए, मुझे ये खबर लगी है कि समझ लीजिए कि आप around on 28th March there was an attempt by Israel to actually launch a ground invasion in Gaza. ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ खबरें ऐसी हैं जो एक खास चैनल्स हैं वहां पर आती हैं। एक राफा में अटेम्प्ट हुआ, क्योंकि अच्छा, इसके अटेम्प्ट होने के पहले, इसको एनालाइज करने के पहले एक और बात बता दें कि जो 18 मार्च को नेतन्याहू ने बमबारी शुरू की दोबारा गाजा की, सीजफायर तोड़ा, उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन, वो बहुत दिनों से कह रहा है कि हम ग्राउंड इन्वेजन भी करेंगे। इजराइल में 2 लाइन चल रही हैं, और ये 2 लाइन उससे अलग हैं, जो अंदरूनी संघर्ष है उस पर बाद में आएंगे। जो 2 लाइन है वो एक ये है कि होस्टेजेस की फैमिलीज और तमाम पुराने नेता जैसे बेनी गैंट्स और एविगोर लीबरमैन और सब लोग, वो कह रहे हैं कि पहले होस्टेजेस को छुड़वाओ, हमास से डील करो, होस्टेजेस को छुड़वाओ, उसके बाद हमास को खत्म करने का एक तो मुहिम पे उस पे जाओ। दूसरा, तो अभी अभी देखिए, उसने 29 मार्च को इस तरह का एक बयान दिया कि हमास पे मिलिट्री प्रेशर काम कर रहा है और हम उसको सरेंडर, और उसने ये भी कह दिया कि हम सरेंडर करवा देंगे, क्योंकि एक इजिप्ट का जो प्रपोजल आया था जिसमें हर हफ्ते 5 होस्टेजेस को हमास को छोड़ना था, उसके बाद जिसको हमास ने एक्सेप्ट कर लिया था, अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन नेतन्याहू ने काउंटर प्रपोजल एक दिया कि हर हफ्ते 10 कैप्टिव्स को छोड़ो। और उसके साथ उसने एक शर्त और भी लगा दी कि सीज फायर पे तभी बात होगी जब हमास डिसआर्म करके, सरेंडर करके, और उसके लोग गाजा पट्टी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। और उसने तीसरी बात कही, जब ये होगा तब हम गाजा में जो ट्रंप मॉडल है, गाजा के लोगों को डिस्प्लेस करना, उसको हम शुरू कर देंगे। और ट्रंप मॉडल वर्सेस इजिप्ट मॉडल,
इजिप्ट मॉडल ये है कि गाजा के लोगों को डिस्प्लेस किए बिना 5 साल में हम गाजा को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे $59 बिलियन या कोई 53-59 बिलियन डॉलर्स के कॉस्ट पे। अब ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ग्राउंड इन्वेजन, क्योंकि हमास पे आप कह रहे हैं हम मिलिट्री प्रेशर डाल रहे हैं, हम लगातार अब 18 मार्च के बाद से अभी तक 1000 से ऊपर मतलब ये फ्रेश नरसंहार है गाजा के। इस बार तो शुद्ध नागरिक मारे जा रहे हैं, कुछ हमास के भी लोगों को इन्होंने मारा है। पोलित ब्यूरो जो सदस्य जो पुराने पोलित ब्यूरो में थे 2021 वाले, तो वो अभी सिविल वर्क में आ गए थे, तो उनको टारगेट किया है। कम से कम 2 तो पोलित ब्यूरो मेंबर हमास के मारे हैं, 2 कमांडर्स भी इन्होंने मारे हैं जो कि पहले थे। अब वो हमास में क्या है कि जो पहले के कमांडर अभी सिविल उसमें आ गए हैं, असली जो लोग लड़ाके हैं वो अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें जो इजराइल का सबसे बड़ा एक अपना ये था दावा कि हम नेज़रिम कॉरिडोर दोबारा कब्जा कर लेंगे। देखिए 18 मार्च के बाद शुरुआत किसी चीज से हुई, लेकिन वो नेज़रिम कॉरिडोर तो वो घुस ही नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर वो जैसे ही जा रहे हैं वहां पर शेलिंग हो रही है दोनों तरफ से और वो पीछे हट जा रहे हैं। राफा में क्योंकि फिलाडेल्फी कॉरिडोर साउथ गाजा में उनकी ट्रूप्स मौजूद हैं, तो वहां उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट्स वहां किए ग्राउंड इन्वेजन के। वहां उन्होंने अभी मतलब आप सोचिए 23-24 मार्च के पास उन्होंने करीब 5,000 फिलिस्तीनियों को, जो साउथ गाजा में, नॉर्थ गाजा नहीं, साउथ गाजा में आईडीएफ ने घेर लिया था, और ये था कि बड़ा कत्लेआम होगा, लेकिन वो कत्लेआम नहीं हुआ। उसके बाद जो खबर आई, आप ये समझ लीजिए कि 30 मार्च को कि एक ग्राउंड इन्वेजन शुरू होने जा रहा है राफा में। अब जैसे ही वो शुरू होता है, एक और खबर आती है कि हमास ने एक आईईडी वहां प्लांट किया हुआ था जो ब्लास्ट हो गया। अब ये आप सोचिए कि ये मतलब ऑलमोस्ट इजराइल ने अनाउंस कर दिया था, प्रेस टीवी तक ने एक लाइन दे दी थी, इजराइल टू बिगिन ग्राउंड इन्वेजन। ये आपका करीब 29 मार्च की रात में 30 की सुबह समझ लीजिए एक लाइन है। फिर वो अब इसमें क्या हुआ, ये वही बात आ गई कि हमास ने जो पूरे बॉर्डर पे जो एक्सप्लोजिव्स बिछाई, वो ऐसा लगता, क्योंकि वो जैसे ही एक आईईडी फटी तो इजराइल पीछे हट गया। अब ये देखिए खबर कहीं नहीं बनी, बस क्योंकि ये आगे बात नहीं बढ़ी, इजराइल पीछे हट गया। इजराइल ने भी नहीं कहा कि हमने ग्राउंड इन्वेजन किया। हमास भी क्यों कहेगा कि इजराइल ने? हमास को तो जिनको मैसेज देना था दे दिया कि ये देखिए घटना हुई, हमने इनको रोक दिया। तो अब ग्राउंड ऑफेंसिव इम्पॉसिबल हो रहा है। और फिर हम उस चीज पे आते हैं कि जो अंदरूनी जो सेना की हालत है, देखिए जो मैं उस पर जरा ठहर के आऊंगा। देखिए अब तक जो आपने बातें की उसमें 2-3 चीजें बहुत ही अहम है। एक तो ये कहा कि आपने हमास के लड़ाके अब नजर नहीं आ रहे। देखिए हमने अभी कुछ हफ्ते पहले ही जब इजरायली कैप्टिव्स को छोड़ा गया तो इतने मजबूत जवान निकल करके आए जिन्होंने बाकायदा वो माथा चूमा एक इजरायली कैप्टिव ने, और उन्होंने परेड दिखाई, फौजी परेड, इजराइल से छीने हुए हथियार दिखाए, बिल्कुल चमचमाती हुई नई नई गाड़ियां दिखाई, इजराइल से भी छीनी हुई गाड़ियां दिखाई। वो अचानक कहां चले गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी अब वो लड़ा के नजर नहीं आ रहे। दूसरा ये कि हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी, दोनों को निहत्था करना चाहते हैं अमेरिका और इजराइल। क्या ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? लेबनान पे पूरा दबाव है सरकार पर अमेरिका की तरफ से कि साहब हम आपकी एक्टिविटीज देख रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसी हिसाब से हम आपको मदद करेंगे। तो वहां भी हिजबुल्लाह कोई घर बैठने तो नहीं जा रहा। तो आखिर ये ऐसी क्या हालत हो गई जो दुनिया की बड़ी ताकतें अपने आप को समझते थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करें, या ये ताकत इतनी बड़ी हो गई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की कि अब वो कंट्रोल से बाहर है? देखिए बात वही है कि वो कंट्रोल से बाहर है। मैं आपको बताता हूं कि गाजा में हमास के फाइटर्स वही हैं, गाजा में ही। और वो जो 10,000 करीब अमेरिका का एस्टिमेट है 25,000, ये ब्लिंकन जब जा रहे थे ऑफिस छोड़ के तो उन्होंने कहा था 25,000 जो सैनिक हैं हमास ने री इनलिस्ट किए हैं, बाकी फैक्शंस ने जो किए हैं उसको अलग। तो ये सब मिला के माना जा रहा है कि 45 से 50,000 फाइटर्स हमास के गाजा में हैं, और वो सब अंडरग्राउंड है। और एकदम से उनकी डिसिप्लिन का यही लेवल है कि वो होस्टेज एक्सचेंज के सामने दिखाई देते हैं और फिर एकदम से वो नीचे चले जाते हैं।
लेकिन जो इस बार की जो प्लानिंग है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, सब मतलब पूरे सारे फैक्शंस की मिलके, वो ये है कि वो इजराइल को अंदर नहीं घुसने देंगे। अगर इजराइल ने कोई ग्राउंड ऑफेंसिव प्लान किया तो वो सबसे पहले इजराइल को जो माइंस उन्होंने बिछाई है, अब वो माइंस बिछाना देखिए वहां रिस्की है, लेकिन उन्होंने किस तरह से, क्योंकि उसमें फिलिस्तीनियों की भी हर्ट होने की संभावना है, लेकिन कोई भी एक इंसिडेंट नहीं हुआ है कि फिलिस्तीनी उससे हर्ट हुए। फिलिस्तीनी जो मारे गए हैं 1000 से ऊपर, वो सब के सब 18 मार्च के बाद वो सब इजरायली बमबारी में मारे गए या इजरायली शेलिंग में मारे गए। और अभी देखिए वो जो दिल दहला देने वाली जो रेड क्रेसेंट वाली घटना है, जिसमें 14 लाशें बरामदीन तेल सुल्तान में, वो लाशें मेरे ख्याल से 30-31 मार्च को वो पहुंची वहां पर गाजा में, और बड़ी जबरदस्त 14 लाशें, और पूरा का पूरा रेड क्रेसेंट की यूनिट को उनके हथकड़ी बांध के इजराइल ने फील्ड एग्जीक्यूशन किया है। ये भी नहीं कि गलती से मारा है, पूरा फील्ड एग्जीक्यूशन किया है। तो ये जो देखिए सारी चीजें हैं, ये सब इजराइल कर रहा है, लेकिन आईडीएफ जो है वो अंदर घुस नहीं पा रही। जब तक आईडीएफ अंदर नहीं घुसेगी तो नेतन्याहू का ये दावा कि मिलिट्री प्रेशर से हम हमास को सरेंडर करा लेंगे या मिलिट्री प्रेशर से होस्टेजेस को छुड़ा लेंगे, क्योंकि इजरायली पब्लिक के लिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि होस्टेजेस को आप छुड़ाइए। उसमें बार बार इजरायली जो होस्टेजेस हैं, उनके जो परिजन हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी लाइन फेल हो चुकी, इस तरह से वो कभी नहीं छूटेंगे, आपको डील करनी पड़ेगी। और अब देखिए ये जो घटना घटी जिसमें उन्होंने राफा में एक लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन करना चाहा, वो पीछे हट गए, क्योंकि उनको ये लग रहा, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक ऐसी घटना हो जाए जिसमें 10 इजरायली सोल्जर्स मारे जाएं। जैसे ही ये होगा वैसे ही सब कुछ, वो ट्रंप भी दूसरी भाषा बोलने लगेगा, सब लोग जो है पलट जाएंगे। तो ये जो एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है नेतन्याहू में कि हम ये कर देंगे, हमास डिसआर्म करो। अब हमास ने कह दिया कि हम डिसआर्म क्या करेंगे, ये ऐसी रेड लाइन है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है। डिसआर्ममेंट की बात तो कोई करे ही ना। अगर हमास डिसआर्म करेगा तो जो फिलिस्तीन राज्य बनेगा नया, उसकी जो आर्मी होगी उसी में वो शामिल हो जाएगा, उसको लीड करेगा मतलब। तो ये बात हमास ने साफ कर दी, वो कहीं सरेंडर करने नहीं जा रहा, डिसआर्म करने नहीं जा रहा। नेतन्याहू का ये कहना ही एक बचकाना है, बचकानापन है। और इतना विरोध नेतन्याहू का एक आर्मी के, मतलब आर्मी रूल के समय, जो मिलिट्री रूल लगा है, ये सारी चीजें, उस समय नेतन्याहू का आईडीएफ के, अब आईडीएफ की ये हालत है कि जो रिजर्व सोल्जर्स हैं, वो जो कि आईडीएफ की बैकबोन है, क्योंकि 70-80 लाख रेगुलर हैं और 2 लाख करीब रिजर्व सोल्जर्स है। रिजर्व सोल्जर्स अगर नहीं है, 70-80 लाख 70-80 हजार 70-80 हजार, हाँ 70-80 हजार उनके रेगुलर सोल्जर्स हैं और 1.5 से 2 लाख उनके रिजर्व है। तो रिजर्व सोल्जर्स अगर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे कुछ हो सकता है। जो रेगुलर यूनिट्स हैं उनको हर चीज में आप भेज नहीं सकते हैं, उनको अभी वेस्ट बैंक पे आपने लगाया है, सीरिया में लगाया है, उनको लेबनान बॉर्डर पे लगाया हुआ है। अब रिजर्व सोल्जर्स जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जो आईडीएफ के आर्मी कमांडर्स का जो बयान आया है हिब्रू वेबसाइट्स पे, वो ये है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद 100% जो रिजर्विस्ट की जो कॉल अप रेट था कि उनको बुलाया जाता था, वो हाजिर होते थे 100%। उसके बाद ये धीरे धीरे 70% हुआ, फिर वो 60% हुआ, फिर 40% हुआ, फिर सीज फायर तक आते आते 50% हो गया, तो आज की तारीख में वो 30% है। अब एक उसमें ऑफिसर कह रहा है, एक कमांडर, कि हमको 15 ऑफिसर्स चाहिए एक रेजिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। एक 100 लोगों की प्लेटून होती है, एक कंपनी होती है, प्लेटून तो उससे छोटी होती है, कंपनी होती है, हर उसके ऊपर एक जूनियर ऑफिसर होता है। अब हमें इस तरीके के मान लीजिए 10 जूनियर ऑफिसर चाहिए, केवल पांच अवेलेबल है, बाकी आ नहीं रहे हैं। और जो आ नहीं रहे हैं वो 2 समस्याएं बता रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि तरीका ये था कि भाई इजराइल शॉर्ट डिसाइसिव एंगेजमेंट्स करता था, शॉर्ट डिसाइसिव लड़ाइयां करता था, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करके वापस हो जाता था। मैक्सिमम जैसे 6 डेज वॉर हुई या यम किपर वॉर भी कुछ दिन चली, ऐसा नहीं था कि 2 साल चली, मतलब ऐसा तो कभी हो ही नहीं इजराइल की हिस्ट्री में, ये पहली बार हो रहा है। तो ये जो तो रिजर्विस्ट कह रहे हैं कि क्योंकि रिजर्विस्ट जो है वो साइड बाय साइड वोकेशनल ट्रेनिंग भी करते हैं, और उनको अपनी जीविका चलानी है, अपना सब कुछ करना है। आर्मी उनको ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी भर ख्याल रखती है, वो जब हैं वो तब ठीक है, उसके बाद नहीं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन नष्ट हो रहा है, हमने अभी
हम इतने दिन हमने सर्व किया, अभी 100 दिन, और उसके बाद हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग ले ली, एक जॉब ले ली, उसको छोड़ के हम कैसे आए। एक बड़ी समस्या ये। दूसरी समस्या जो ये है, वो बड़ा हिस्सा आईडीएफ का कह रहा है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। अब ये जो क्यों लड़ रहे हैं, ये देखिए क्लासिक डिलेमा जो वियतनाम वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स ने कहना शुरू किया था। और ये इजराइल के संदर्भ में और भी स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि अमेरिका के पास तो फिर भी एक ये था कि भाई अमेरिका एक सुपर रिच कंट्री है, उसके सोल्जर्स जा रहे हैं और उनके सोल्जर्स ज्यादातर सब फास्ट फूड और कैंड फूड पे निर्भर रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको आइडिया वाकई नहीं होता कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। इजराइल में तो तुम जायनिज्म का इतना ढोल पीट चुके हो, तुमने ये कह दिया है कि इजराइल का बच्चा बच्चा जायनिस्ट है, और वहां पर बच्चे बच्चे के अंदर ये आइडियोलॉजी घुस गई है कि हम जो है वो चूजन पीपल हैं जो कि पूरे मिडिल ईस्ट पे रूल करेंगे, ये इनका दावा है। उसमें ये कैसे हो रहा है कि रिजर्विस्ट कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि भाई अगर आप उसके पीछे बेसिकली पॉलिटिकल कंफ्यूजन है नेतन्याहू का। वो ये भी नहीं कह पा रहा है कि ग्रेटर सीरिया के लिए पूरे देश को एक साथ लगा दो, अब कुछ नहीं होगा, बस जैसा हिटलर ने किया था कि ग्रेटर इजराइल के लिए, ग्रेटर इजराइल के लिए सब लोग लग जाओ, सारी सब कुछ बंद, काम धाम बंद, अब केवल वॉर होगी और ये 100 साल चलेगी। और हम ये नेतन्याहू के ऊपर केसेस हैं, जो खुद एक सेडेंटरी बीइंग है, जो खुद अमरेश जी जो बात आपने अभी तक कही, इसमें एक ये बहुत ही अहम पहलू है कि अब इजराइल की फौजी उनके रिजर्व फौजी, वो अब उनकी जो जायनिज्म का जो खन्नास था, जो एक तरह से क्रेजीनेस थी, वो कम होती जा रही है। वो 100% से 30% पर आ गई। यानी वो नेशनलिज्म जो बनाई गई थी, वो नेशनलिज्म जो है वो जीरो की तरफ बढ़ रही है। तो ये नेशनलिज्म जब इतनी नीचे फौज में भी आ जाएगी, या फौज के ट्रेंड लोगों में, रिजर्व लोगों में, तो फिर ये ख्याली मुल्क कब तक बचेगा? ये एक बड़ा सवाल है। यही बात है सबसे बड़ी, और जिसपे अभी बातचीत नहीं हुई है अभी, जिसपे बड़े बड़े एनालिस्ट, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर भी बड़े बड़े एनालिस्ट अभी उस तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं, मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि इजराइल की जो इस लड़ाई में 7 अक्टूबर के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई है, ज़ायनिज्म कोलैप्स कर गया एज एन आइडियोलॉजी, जो इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया था 2018 में मेरे ख्याल से, जिसमें उसने कहा था कि Jews have the unique right of self determination in Israel। सेल्फ डिटर्मिनेशन की, आप थोड़ा सा दर्शकों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन की यूनिक राइट्स जो हैं वो केवल जूस को हैं इजराइल के अंदर, जबकि वहां पर अरब इजराइलीज, वेस्ट बैंक गाजा के अलावा अरब इजराइलीज करीब 20 से 22% है। उनके एमपीज हैं, कभी कभी वो मंत्री भी बने, तो अरब इजराइलीज अंदर हैं, लेकिन उनको एक्सक्लूड किया है। मतलब दोयम दर्जे के नागरिक उनको आपने बना दिया। दे हैव नो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो कोई राइट्स ही नहीं है। अगर उसको आप एक्सटेंड करिए तो आपके पास राइट्स नहीं है, जो कानून के सामने आप बराबर नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए इजराइल ने बहुत सारा इस तरह का माहौल बनाया था, इसी के आधार पे अब्राहम अकॉर्ड्स किए थे। अब फतेह हो गई है हमारी, ज़ायनिज्म पूरे चप्पा चप्पे में फैल गया है, और अब मिडिल ईस्ट के साथ हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इसी नॉर्मलाइजेशन में ये प्लान थी कि थोड़ा फिर सीरिया ले लेंगे, थोड़ा लेबनान ले लेंगे, सऊदी अरेबिया भी साथ रहेगा, ये सब रहेगा, फिर सऊदी अरेबिया का भी एक हिस्सा ले लेंगे। ये जो प्लानिंग थी पूरी 7 अक्टूबर ने खत्म कर दी। अब तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों लड़ रहे हैं, ये तो वही बात हुई कि आप एक इससे पूछिए जर्मन से कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तो कहेगा कि हिटलर, हम सुपीरियर रेस है, हमारा दुनिया, मतलब ऑर्डिनरी सोल्जर जर्मनी का ऐसे सोचता था। ये ऐसा इजरायली नहीं सोच रहे। दूसरी बात, इजरायली सोल्जर्स ये भी कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, होस्टेजेस को छुड़ाना, हमास को एलिमिनेट करना। अब देखिए, अब यहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद नेतन्याहू ने 2 गोल्स रखे थे, होस्टेजेस को छुड़ाना, हमास को एलिमिनेट करना। दोनों नहीं हुए। होस्टेजेस जो भी छूटे नेगोशिएशन से छूटे। अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, जो बचे हुए हैं उनको हम मिलिट्री प्रेशर से छोड़ेंगे, तो ये तो 1.5-2 साल के पहले वाली पिटी हुई लाइन है। यही इजरायली सोल्जर्स कह रहे हैं कि इसमें क्या गारंटी है, फिर हम अपने लोगों को ना मारते। कितने अपने ही इजरायली प्रिजनर्स को एडमिट किया आईडीएफ ने कि हमने मारा है, जो होस्टेजेस थे। अब इस पूरी सिचुएशन में अब आप ये सोचिए कि
नेतन्याहू का जो पूरा, अच्छा, इन्होंने जो शिन बेत का चीफ नया अपॉइंट किया, मैं उसी पर आना चाहता था। देखिए, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट सरकार जो चलती है, वो सरकार जो एजेंसी को आपने नाराज कर दिया। खुफिया एजेंसी वाला आदमी उसे आप बाहर करना चाह रहे हो, चूंकि आप खुद फंस रहे हो एक घूस के मामले में, रिश्वत के मामले में। तो जब खुफिया भी दूर, फौजी भी नहीं आ रहे, तो ये नेतन्याहू की दुकान कब तक चलेगी? जबकि क्राइसिस अंदर बहुत बड़ा नजर आ रहा है। उस क्राइसिस पर भी आपसे हम बात करेंगे। क्या लगता है, ये इस हद तक गिरने के बाद क्या होगा? देखिए, अभी आप ये सोचिए, मैं बार बार वही उदाहरण देता हूं कि आईबी के चीफ को मोदी कहे रिजाइन करो, रॉ के चीफ को, रॉ तो चलिए मुसाद हो गया, आईबी के शिन बेत का कंपैरिजन आईबी से कर सकते हैं। आईबी के चीफ को मोदी कहे रिजाइन करो, पहले तो बात, प्रधानमंत्री कभी कहता नहीं है कि आईबी के चीफ को रिजाइन करो, वो फिर दूसरी तरह से होता है। खुलेआम नेतन्याहू कह रहे हैं कि तुम मतलब डिसमिस हो गए, तुमको हम डिसमिस करते हैं। वो कहता नहीं, मैं डिसमिस ही नहीं हूं। उसके बाद वो कोर्ट जाता है, कोर्ट कहता है, कोर्ट ने 10 अप्रैल की डेट दी हुई है। अब यहां पर नेतन्याहू ने करीब 30 मार्च को उन्होंने नया शिन बेत चीफ अपॉइंट कर दिया। जब नया शिन बेत चीफ अपॉइंट कर दिया, उसको बेनी गैंट्स से लेके तमाम जो इनके एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, नए चीफ को अभी ऑफिस वो नहीं जा सकता है। अब ये ऐसा अच्छा, उसके बाद शिन बेत के जो एग्जिस्टिंग चीफ है रोनेन बार, जिनको डिसमिस किया नेतन्याहू ने, उनके समर्थन में रैलीज निकल रही हैं, और वो रैलीज ज्यादा से ज्यादा वायलेंट होती चली जा रही हैं। जिस तरह का वायलेंस अभी दिखाई पड़ रहा है, देखिए 2 लेवल पे वहां हो रहा है, बल्कि 3 लेवल पे। एक वहां हिस्सा है जो होस्टेजेस के जो गार्जियंस हैं और जो पेरेंट्स हैं, वो कह रहे हैं होस्टेजेस को छोड़ो, वो प्रदर्शन चल रहे हैं। दूसरा हिस्सा शिन बेत के चीफ को लेके कह रहा है कि ये शिन बेत के चीफ को इस तरह से हटाना गलत था, वो एक अलग आंदोलन चल रहा है। और जो एक तीसरा आंदोलन चल रहा है, वो पूरा जो जुडिशियल इन लोगों ने एक कू करना चाहते हैं, और जो जिस तरीके से ये एक अपने हिसाब से पूरा सुप्रीम कोर्ट में जजेस को नॉमिनेट पॉलिटिकल एंटिटीज करेंगी, उसमें पॉलिटिकल उसका रोल रहेगा। ये इस मुद्दे पे एक अलग ये चल रहा है। अभी इन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी डिसमिस किया है, लेकिन वो भी कितना संवैधानिक कितना नहीं, वो भी मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये दिखा रही हैं कि अंदर ही अंदर जो रूलिंग क्लास है वो बुरी तरह से डिवाइडेड है, और इतना डिवाइडेड रूलिंग क्लास, वो कोई इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट ले ही नहीं सकता है कि आप सोचिए कि अखंड भारत का या अखंड इजराइल का या कोई भी अगर वो अखंड ऑटोमन एम्पायर का कोई भी फोर्स इस तरीके की नहीं, इस तरह का वो नहीं ले सकती जब तक उसके टॉप एक्लेंस पे इतनी एक जबरदस्त यूनिटी ना हो। और यहीं पर ईरान को मौका मिल जाता है। ईरान ने इसी पे देखिए बयान दिए, लगातार बयान दे रहा है, और ईरान ने तो ये भी कह दिया कि जो 40 से 50,000 यूएस के सोल्जर्स हैं सारे बेसिस, वो सब हमारे निशाने पे। और उन्होंने याद दिलाया है कि कासिम सुलेमानी की जब हत्या करवाई थी ट्रंप ने 2020 में, तो उन्होंने ऐन अल असद बेस पे जो हमला किया था, दर्जनों अमेरिकन मारे गए थे। एक उसमें मतलब वो पूरी कमर टूट गई थी अमेरिका की उस दिन। अब जब सारे के सारे बेसिस आपके मतलब ये जिबौती से लेके और सीरिया तक और इराक तक जो अमेरिकन बेसिस हैं, और वो वाकई ईरान के सब उसमें हैं, वहां तो स्लॉटर होगा, क्योंकि वहां पर कोई इस तरीके के इनके पास इंटरसेप्टर्स हर जगह नहीं है। इनके पास वो तो सिटिंग डक्स हैं, 40,000 अमेरिकन आर सिटिंग डक्स इन फ्रंट ऑफ ईरान। तो अमेरिका इजराइल तो है नहीं, वो तो अपने एक एक सोल्जर को इतना वैल्यू करता है, उसको वो अगर मान लीजिए 5,000 भी मारे जाते हैं, तो आप सोचिए दुनिया में क्या होगा। ट्रम्प तो पागल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा, नेतन्याहू डेस्परेशन में ट्रम्प पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम ईरान को और धमकी दो, ताकि माहौल ये बना रहे कि हम लोग ईरान पे हमला करने जा रहे हैं, ईरान पे हमला करने जा रहे हैं, ताकि इंटरनल यूनिटी बने। लेकिन इंटरनल यूनिटी बनी नहीं रही है। सोचिए, आपने गाजा में ऑफेंसिव शुरू किया दोबारा, फिर आप सीरिया में घुस गए, लेबनान में घुस गए, इसीलिए ताकि इंटरनल यूनिटी हो। लेकिन इंटरनल यूनिटी हो नहीं रही है, कोर्ट्स मान नहीं रहे, सारा नेतन्याहू को पकड़ा गया।
कि तुमने विटनेस को नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हुई है कि नेतन्याहू के दो नजदीकी अफसर उस कतर आप गेट घूस वाले मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गिरफ्तार अब हो गए उनका हैं और अब उनका क्या होगा? अब अगर अगर वो नाम लेंगे कि साहब हमें तो नेतन्याहू ने सब कुछ कराया था, तो नेतन्याहू पर भी तो कानूनी कोई कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, उस तरफ जाने से अलावा हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। एक तो ये कि सीरिया में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या 7 अक्टूबर के नतीजे में ही इस स्पिलओवर समझा जाए तुर्की में भी जो कुछ हो रहा है? ये दो चीजें मैं और समझना चाहता हूं, क्या क्या कुछ है तुर्की पर। पहले बात कर ले तो मैं समझता हूं थोड़ा सा बेहतर अंदाज हो जाए क्या है। देखिए, टर्की में अब ये क्लियर हो गया है कि जो प्रदर्शन एर्दोगन के खिलाफ हो रहे हैं वो एक किसी एक उससे मतलब किसी एक केंद्र से गाइडेड नहीं है। उसमें एक बड़ा हिस्सा इजराइल अमेरिका ये समर्थक भी है जो इजराइल और अमेरिका के कहने पे सब कर रहा है, लेकिन एक दूसरा बड़ा हिस्सा है जो स्पॉन्टेनियस है, जो वाकई चाहता है कि एर्दोगन इतने लंबे समय से पावर में उनको हटाया जाए। और जो केमिलिस्ट पार्टी है, जो फाउंडर्स हैं, जो टर्की मतलब टर्की का जो नेशन स्टेट है 1923 में जो अब्दुल कमाल पाशा ने स्थापित किया था, उनकी जो पार्टी है जिसके इमाम गोलू हैं मेयर, जो कि अभी जिनको जेल की मतलब जेल गए हैं, तो वो लोग सड़क पे आ गए हैं और वो लोग उनकी रैलियों में प्रो फिलिस्तीन और एंटी इजराइल नारे लग रहे हैं और एर्दोगन को जायनिस्ट स्टूज ये भी कहा जा रहा है। अब आप इसको देखिए, एक हिस्सा है जो पूरी तरह से एंटी एर्दोगन है केवल, दूसरा हिस्सा है जो प्रो फिलिस्तीनी और एंटी इजराइल है। दोनों एर्दोगन को टारगेट कर रहे हैं। एर्दोगन की ये सिचुएशन है कि सीरिया में जो उसने सोचा था कि सीरिया में इजराइल के साथ मिलकर अपने तख्ता पलट किया, लेकिन अब जो है इजराइल के साथ एक भिड़ंत भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कई जो एयर बेसिस थे जो टर्की ने अपने लिए महफूज रखे थे, उनको इजराइल ने 29-30-31 मार्च की बमबारी में उनको नष्ट कर दिया है। ये भी अच्छा, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि दमस्कस से लेकर दारा तक जो साउथ इजराइल है, वहां पर सीरिया की भी स्थिति है कि कई तरह के रेजिस्टेंस उभर रहे हैं कि दारा से लेके दमस्कस में तो जो पैलेस्टीनियंस वहां पर हैं, जो पैलेस्टीनियंस की बकायदा सीरियन शाखाएं हैं वहां, हमास की, इस्लामिक जिहाद की, वो एक अपना रेजिस्टेंस शुरू कर चुके हैं। गोलियां चल चुकी हैं और उसमें कोई बड़ी घटना होने वाली है। उसके बाद उधर से फितुमुन जो अफगानिस्तान के जो जिहादी हैं, जो प्रो इरानियन, वो भी फितुमुन वो भी इराक पहुंच गए हैं और इराक के जो पॉपुलर यूनिट है वो भी तैयार हैं। उधर कोस्टल सीरिया में, इधर तो हम साउथ सीरिया की बात कर रहे हैं, उधर कोस्टल सीरिया में यानी नॉर्थ सीरिया में, वहां पर जो पूरा ये जलाबे, एलेप्पो, इडलिब, वो जो जहां पर मैसेकर हुआ एलावाइट्स का, वहां पर जो असद की पुरानी आर्मी के रेमिनेंट्स, वो कैप्टन अली वगैरह, और वहां एक पूरा एक हिस्सा है जो वहां पर उन लोगों ने जबले कुछ दिन के लिए ले भी लिया था, तो वो वहां पर सक्रिय हैं। लेबनीज शिया ट्राइब से एक अलग लड़ाई चल रही है, लेबनीज आर्मी से एक अलग लड़ाई चल रही है। लेबनीज आर्मी में ये एक सफलता रही हिजबुल्लाह की भी और पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की भी कि लेबनीज आर्मी को अंतोगत्वा एचटीएस से दो हाथ करने पड़े, और वो जारी है, खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है, क्योंकि एचटीएस ये समझ रहा है कि तीसरी बात यह है कि जो पूरा एचडीएफ जो कुर्दों के साथ समझौता हुआ था एचटीएस का, बीच में कई दौर चले थे कुर्दों से समझौता, टर्किश जो एसएनए है, सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी, उससे समझौता, लेकिन कल बयान आया है, सॉरी मतलब ये आपका 30 मार्च को बयान आया है कि जो एसडीएफ है उसने कहा कि जो अभी एक नई सरकार उन्होंने घोषणा की, नई सरकार की, जिसमें एक अलावाइट है, एक शिया है, बाकी उसमें सब सुन्नी है, और काफी उसमें जो सुन्नी है वो बाहर के हैं, सीरिया के हैं नहीं। तो उसमें एसडीएफ का बयान आया है कि ये गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं है, तो जो एग्रीमेंट हमने किया था वो लागू नहीं होता है। अब आप बताओ, ये जो सिचुएशन है ये तो वही हो गया ना कि सीरिया 4-5 हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका, और ये कहना कि मतलब ये इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एचटीएस का जो शासन वो दमस्कस और आसपास के इलाकों को छोड़ के कहीं नहीं, बाकी वो एलेप्पो, इडलिब जाके कुछ कार्रवाई करके, कुछ मैसाकर्स करके लौट आ सकता है, वो कर रहा है। लेकिन जब वो लौटता है तो वहां पर फिर जो सीरियन अरब आर्मी पुरानी है, उसके जो रेमिनेंट्स है, उनका कब्जा फिर हो जाता है, बहुत सारे एचटीएस के लोग मारे जाते हैं वहां पर।
क्योंकि खबरें आ नहीं पा रही हैं ठीक से। जो भी खबरें आ रही हैं इंडिविजुअल ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू आ रही हैं, कोई इस तरह का सस्टेन्ड क्योंकि भाई वहां बहुत ज्यादा अभी चीजें अंडरग्राउंड लेवल पे, तो इसलिए ये कैसे मतलब कैसे बाहर आ सकती हैं? वो एक रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। और मैंने आपको बताया 3-4 तरीके के, टर्की में भी देखिए 2 तरीके के, लेबनान में देखिए, लेबनान में ये हालत हो गई है कि जो 2 बार इजराइल पे हमले हुए, अब इजराइल ने उसके बदले बेरूत में पहली बार मतलब कई दिनों के बाद 27-28 नवंबर 2024 के बाद बेरूत पे भी हमला उन्होंने किया, बाकायदा नोटिस देके इवैक्यूएट करा के दहिए पे, यही मतलब जहां पर हसन नसरुल्लाह को शहीद किया था, तो वहां फिर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह रॉकेट मार रहा है। और हिजबुल्लाह के जो रॉकेट मारने थे वो लेबनीज गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया और लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा कि वो तो लकड़ी पे ऐसे रख के वो रॉकेट्स दागे गए, ये हिजबुल्लाह का तरीका नहीं है। वो सर वो नहीं, सुनिए, मैंने कल ही 2 दिन पहले मैंने बात की है लेबनान से, वहां से ये खबर आई है कि 2 सीरियन नेशनल पकड़े गए हैं जिन्हें $500 दे करके, जिन्हें $500 दे करके एक सिंबॉलिक टाइप का रॉकेट को छुड़वाया उनसे, और वो एक बहाना क्रिएट करके जवाबी हमला किया है। हिजबुल्लाह उसमें इन्वॉल्व नहीं है, खुद इजराइल ने अपने एजेंटों से ये काम कराया। ये बात साबित हो चुकी जी, ये बात साबित हो चुकी। तो इससे असर क्या हुआ है? इससे असर ये हुआ है कि क्योंकि जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर लेबनान के हैं नवाफ सलाम, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं, लोग ये सोच रहे थे नवाफ सलाम और जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट है इनको एक तरफ मिला लेंगे, 60% सुन्नी और मतलब 30% क्रिश्चियन 30% सुन्नी हो गए, 30% शियास को हम आइसोलेट कर लेंगे, जो स्पीकर हैं जो शिया हैं स्पीकर, उनको हम आइसोलेट कर लेंगे। वैसा हुआ नहीं। मैं तो ताज्जुब मुझे हुआ जब मैंने मैक्रोन का बयान पढ़ा। मैक्रोन ने कहा कि जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसमें देयर हैज बीन नो फायरिंग फ्रॉम साउथ लेबनान। अब जब मैक्रोन ये स्टैंड ले रहा है, जिसका लेबनान फ्रांस की कॉलोनी थी, और आप जानते हैं कि अभी अमेरिका के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा वहां पर दखल रखता है लेबनान में तो फ्रांस रखता है, और अमेरिका भी उसको रिकॉग्नाइज करता है। अभी जो कमिटी है जो बनी है सीज फायर को देखने की, उसमें फ्रांस भी है। मैक्रोन ये कह रहा है। दूसरी बड़ी बात, यूनिफिल की जो ट्रूप्स हैं जो अभी तक इजराइल की कहीं ना कहीं मदद कर रही थी, उनका बयान आया, ये भी 30 मार्च की बात है, उनका बयान आया कि इजराइल ज्यादा मतलब जहां जहां हम लोग हैं वहां गोलीबारी इजराइल कर रहा है, ये इस तरह की कार्रवाइयां बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेबनीज आर्मी वो हिजबुल्लाह के पक्ष में उतरती जा रही। और नईम कासिम साहब ने जो लेटेस्ट जो 30 मार्च को उन्होंने स्पीच दी, सॉरी 29 मार्च को जो उन्होंने स्पीच दी नईम कासिम साहब में, उन्होंने वो यही कहा, उन्होंने कहा कि देखिए लेबनीज स्टेट मजबूत हो रहा है और हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो लेबनीज स्टेट को अंडरमाइन करे। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि लेबनीज स्टेट को अंडरमाइन करता जाए कोई और वहां से कोई आर्म्ड रिस्पॉन्स ना आए, तो हमें एक्ट करना होगा। अब ये देखिए, ये पूरा एक वो भूमिका बना रहे हैं, वो एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तैयार हो गया है, और लेबनान की सोसाइटी को वो अंदर जो रीअलाइनमेंट हुआ, जो एंटी हिजबुल्लाह फोर्सेस का भी एक फिर से अलाइनमेंट हुआ है, और वो हिजबुल्लाह की तरफ उनका पॉजिटिव आउटलुक हुआ है, जो हमको बयानों में दिखाई पड़ता है। इस पूरी सिचुएशन को भी नईम कासिम साहब जो हैं वो अपने भाषण में दिखा रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। अब ऐसी पूरी उसमें जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसका मतलब रियलिटी नीचे एकदम डिफरेंट है। बिल्कुल। उधर आप बताएं, उधर जाना चाहिए कि नहीं? अफ्रीका में सूडान में देखिए जो लड़ाई चल रही है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस वहां जो इजराइल अमेरिका द्वारा सपोर्टेड है, वो उन्होंने खार्तूम ले लिया था। लेकिन जो सुडानीज आर्मी है जो ईरान, रशिया और चाइना द्वारा सपोर्टेड है, उसने वापस खार्तूम ले लिया है। अब अफ्रीका को लेके भी बहुत सारी चीजें हो रही, क्योंकि वहां भी पूरी ये मतलब जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने अफ्रीका को बनाया था, डिवाइड किया था, ये सब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अब देखिए वो एक दूसरा थिएटर बन रहा है। ये जो पूरी एक ग्लोबल सिचुएशन, अच्छा यमन को लेके जो अमेरिका ने कहा था, जो ट्रंप ने कहा था कि वी विल एनिहिलेट हुतीज। अब एनिहिलेट तो एक मजाक हो गया है, आपने कुछ सिविलियंस मारे। अभी अच्छा 30 मार्च तक यमन दिन में 2 कार्रवाई करता है।
एक बार वो तेल अवीव और जेरूसलम पर रॉकेट मारता है, जिसमें इजरायली सेटलर्स की ओर भागते हैं और इनवेरिएबली वो घायल होते हैं। रोज 20 से 25, अभी तो खबर आई थी कि एक बहुत बुरी तरह एक उसमें इजरायली सेटलर की एक फैमिली वो एक ब्लैक होल में गिर गई, वो पूरा अंदर से उनको निकाला गया, उनकी हालत सीरियस है। इस तरीके की जो एक भगदड़। अच्छा, दूसरी तरफ वहां नेवल बैटल्स की खबरें आ रही हैं लगातार और बड़े बड़े एक्सप्लोजन सुनाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिका से नेवल बैटल्स यमन पहली बार कर रहा है। इससे तो पहले भी अटैक करना अलग बात है, लेकिन बैटल करना कि वहां से अटैक हुआ और आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, दोनों तरफ से ड्रोन्स छोड़े जा रहे हैं, दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट्स हैं। अब ये जो पूरी मिसाइल, हालांकि यमन के कोई एयरक्राफ्ट्स हैं वो अभी तक खबर नहीं है, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन से जो हैरी ट्रूमन जो वहां का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और एक और आया है कार्ल विंसन, ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनसे रोज झड़पें होती हैं। उन झड़पों की वजह से यमन पे बमबारी बहुत हद तक कम हो गई है। वो बीच में यदा कदा करते हैं, लेकिन उसका असर कुछ ज्यादा नहीं होता। अब इस पूरी सिचुएशन में आप देखिए, खुद ही जनता फैसला करे कि भाई एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और इजरायली अमेरिकन जो लॉबी है उसमें कौन भारी है। ये तो देखिए, पूरे इस इलाके में ऐसा लग रहा है जैसे मुट्ठी खुल चुकी है। अब वो जब ताकतें रिसेटल होंगी तो वो मजबूत होगा, जो जिसमें वहां ताकत ग्राउंड पर होगी, जिसमें अमेरिका और इजराइल की ताकत कम होती हुई नजर आ रही है। आपने सूडान का जिक्र किया, मैं आखिर में एक वाकये का जिक्र कर दूं। नाइजीरिया में वहां अल-कुद्स की रैली पर वहां की फौज ने गोलीबारी की और 20 लोग वहां भी कत्ल कर दिए, और उस सरकार के ताल्लुकात इजराइल से शुरू से हैं। यानी वो जो ईरान की जो आजादी वाली आवाज है, जो अल-कुद्स की आजादी, जो इंसानों की आजादी की बात है, वो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में आगे बढ़ रही है और उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। लग ये रहा है कि गोली, जैसे कहते हैं ना, बंदूक से निकल चुकी, अब वो वापस आने वाली नहीं है। तकरीबन इरिवर्सिबल हालात बनते जा रहे हैं। तुर्की में क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो अर्दगान काफी परेशानी में है। सीरिया में क्या होगा, वहां भी रेजिस्टेंस पे उठ रही है। और इस पूरे इलाके में क्या ये बढ़ेगा, इन अरब हुकूमतों का क्या होगा। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी अमेरिका और इजराइल के लिए काम किया, आखिर में उसको ऐसे निकाल करके फेंक दिया गया। जो हाल सद्दाम का हुआ, जो लीबिया में हुआ, शायद ऐसे हालात तुर्की में भी बन जाएं। अर्दगान से बहुत सेवाएं ले ली, अब बस वो अब कोई और ज्यादा बेहतर सेवा करने वाला उन्हें चाहिए। शायद ऐसे कुछ हालात हों। कोई खास बात आप कंक्लूजन के तौर पर अगर कहना चाहें तो? नहीं, कंक्लूजन के तौर पे बात यही है कि ईरान का देखिए, मेरे ख्याल से ट्रू प्रॉमिस 3 आने वाला है, और वो हो सकता है कि वो अप्रैल, क्योंकि बार बार ईरान याद दिला रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को याद करो, जिस दिन ईरान ने पहला हमला इजराइल पे किया था। और नहीं सॉरी, जिस दिन इजराइल ने दमस्कस में इरानियन एसेट्स पे हमला किया था, जो दमस्कस में थे, एम्बेसी पर, उसको याद करो। अभी 3 दिन से आ रहा है। अब मुझे क्यों आ रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना, अच्छा, उसका रिस्पॉन्स ईरान ने 15 अप्रैल को दिया था। तो 1 से 15 अप्रैल के बीच की जो डेट है, इसमें अगर, और नेतन्याहू इसी तरह का अड़ियल रुख अपनाता रहा, फिलिस्तीनी सिविलियंस को मारता रहा, पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है अपने देश में भी और इंटरनेशनली भी ये नेतन्याहू। अगर ईरान ने हमला कर दिया, मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी, अगर ईरान ने हमला कर दिया 1 से 15 अप्रैल के बीच में, तो क्या तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आयतुल्लाह खामेनी ने ईद के मौके पर कहा कि इजराइल प्रॉक्सी है इस इलाके में, यानी अमेरिका की प्रॉक्सी है। वो जो अक्सर ईरान के प्रॉक्सी की बात करते हैं ना, उन्होंने जवाबी तौर पर यह बात कही है और यह कहा कि इसको एलिमिनेट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इतना खुल करके मुसलसल ईरान कहता है कि इजराइल नासूर है, इसे यहां से खत्म होना चाहिए। और वो भी कहते हैं कि साहब, हम तो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या एग्जिस्टेंस की लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी जब फौज अपने साथ ना हो, जब खुफिया एजेंसी अपने साथ ना हो? कैसे चलेगा मुल्क, कैसे लड़ा जाएगा दुश्मनों से, जिनको आपने दुश्मन बना लिया है, जिनकी जमीन पर आपने कब्जा करके दुश्मनी की है? तो वो कैसे खामोश बैठेंगे? आने वाला वक्त बताएगा, जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आप हमें समय दे देते हैं। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में अमरीश मिश्रा जी का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, आप उस पर जाएं और उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।